विद्यार्थियों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक ऐतिहासिक ग्रंथ प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने समूचे हिंदी साहित्य और भाषा के इतिहास और विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है, लेकिन जो प्रामाणिकता, जो मौलिकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में देखने को मिलती है, वैसा उनमें अभाव है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया, उस हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने समूचे कालखंड को, यानी हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का जहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ से लेकर के विकास के जो उसके अनेक मापदंड हैं, अनेक जो सोपान हैं, वहाँ तक उन्होंने उस समूचे कालखंड को अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन चारों कालों का समय सीमा में इनको बांटते हुए आदिकाल का समय तो इन्होंने माना है विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक। वहीं पूर्व मध्यकाल का समय इन्होंने माना है विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल का समय माना है विक्रमी संवत 1700 से लेकर के विक्रमी संवत 1900 तक, तथा आधुनिक काल का समय इन्होंने माना है विक्रमी संवत 1900 से लेकर के वर्तमान तक। अर्थात इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में प्रस्तुत किया, और इन चारों कालों का उन्होंने दोहरा नामकरण भी किया है। पहला नामकरण जैसे कि हम बात बता चुके हैं कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। वहीं दूसरा जो नामकरण आचार्य शुक्ल ने इन कालों का किया, वो प्रवृत्तिगत था। अर्थात इनके पीछे उनका तर्क ये था कि जिस काल में जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध रचनाओं का कथ्य क्या था, उसकी विषय वस्तु क्या थी और जनमानस पर उनका क्या प्रभाव था। इस आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये दोहरा नामकरण किया, इस दोहरे नामकरण के पीछे वो उसकी वैज्ञानिकता को प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से जब हम आदिकाल की बात करते हैं, तो आदिकाल में जितने भी साहित्य हमें उपलब्ध होता है हिंदी भाषा का, हिंदी की बोलियों का, उन साहित्यों में, उन ग्रंथों में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऐसे ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं जिनका किसी न किसी ऐतिहासिक राजा या सामंत के चरित्र से संबंध होता था। अर्थात उस राजा की यश गाथा का वर्णन उन ग्रंथों का मुख्य कथ्य होता था। वहीं दूसरी ओर इन ग्रंथों में, जिन्हें वीर गाथा परक ग्रंथ कहा गया, जिन्हें रासो शैली पर आधारित ग्रंथ कहा गया, इन ग्रंथों में कहीं न कहीं अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो होता ही था, साथ ही साथ तत्कालीन जो जनमानस था, उस जनमानस में से युद्ध की जो आशंकाएं थी, युद्ध के कारण जो एक असुरक्षा का भय हमेशा बना रहता था, उनके निवारण का भी कहीं न कहीं इसमें लक्ष्य होता था। इस प्रकार से आदिकाल में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया, वो इसीलिए दिया क्योंकि आदिकाल में जितनी भी रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जैसा कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में बताया है कि आदिकाल में मुख्यतः 6 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, ये तीनों जो रचनाएं हैं, ये तो संप्रदाय सापेक्ष रचनाएं हैं। अर्थात इन रचनाओं के रचनाकार अपने अपने पंथ, अपने अपने दार्शनिक मत के आधार पर, उसकी जो मान्यताएं थी, उसकी जो विचारधाराएं थी, उनके आधार पर अपनी रचनाओं का सृजन किया करते थे, और उनका मुख्य लक्ष्य भी यही होता था कि अपने मत का प्रचार प्रसार करना, अपने मत की प्रमुख बातों को लोगों के सामने लाकर रखना। वहीं दूसरी ओर इन तीनों ही रचनाओं से इतर रासो साहित्य शैली की रचनाएं भी आदिकाल में मिलती हैं, लौकिक साहित्य की रचनाएं भी मिलती हैं, और कुछ एक मात्रा में गद्य साहित्य की रचनाएं भी मिलती हैं। तो 6 प्रकार का साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आदिकाल में
होना बताते हैं कि आदिकाल में जो जितनी भी हिंदी भाषा और उसकी बोलियों की जो रचनाएं मिलती हैं उन्हें मुख्यतः 6 वर्गों में उन्होंने बांटा है। और इन 6 वर्गों में से सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य 6 प्रकार की रचनाएं वो आदिकाल में होना बताते हैं। तो आदिकाल का जो उन्होंने नामकरण किया वीर गाथा काल, उस वीर गाथा काल नामकरण के पीछे उनका यही प्रयोजन था कि आदिकाल में जो जितना भी साहित्य हमें मिलता है हिंदी भाषा का, उन साहित्यों में से संख्यात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो रासो साहित्य सबसे ज़्यादा मात्रा में रचा गया। साथ ही उस रासो साहित्य की जो शैली हुआ करती थी लेखन की, उस शैली पर आधारित रचनाएं तत्कालीन रचनाकारों का मुख्य